हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए क्लास चल रही है। हम लगातार कई सारी यूनिट्स पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल यूपीएचईएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से। यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स रेगुलर वीडियो आपको मिल रहे हैं, साथ ही यूनिट फोर्थ मानव एवं पर्यावरण इसके भी वीडियो हम दे रहे हैं। यूनिट फिफ्थ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उसके भी वीडियो हम दे रहे हैं। सभी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है सेपरेट। अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो आप प्लेलिस्ट में शुरू से वीडियो देखिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिल्कुल आपको समझ आएगा। इस पर बढ़ते हैं मानव एवं पर्यावरण। इसमें जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है यूपीएचईएससी का, उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, इसे इकोलॉजी बोला जाता है। पर्यावरण क्षरण कारण एवं निवारण, ये प्रदूषण बोला जाता है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय। हमने पहले 2 पढ़ लिए हैं, पहला पढ़ लिया है, दूसरा भी पढ़ रहे हैं और तीसरा हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रदूषण, मतलब सेकंड पार्ट पर्यावरणीय क्षरण मतलब प्रदूषण हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 प्रदूषण हम स्टडी कर चुके हैं। टोटल 5 पार्ट थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायुमंडलीय प्रदूषण 2 लेक्चर लगे, ये भी हो गया। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा जल प्रदूषण। चलिए जल प्रदूषण पर हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण, जब जल में विषाक्त पदार्थ होते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। मतलब विषैले पदार्थ अगर जल में मिल जाए तो उस जल को प्रदूषित जल कहते हैं। इस प्रकार जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये आप जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जल प्रदूषण के कारण भी आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कई बार कि इसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो जल प्रदूषण के वैसे तो कई सारे कारण हैं, हम सबको पर बात करेंगे। निष्कासित घरेलू अपमार्जक, अपमार्जक आप ऐसे समझिएगा सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को अपमार्जक बुलाते हैं। जल में प्रवाहित वाहित मल, नदियों में प्रवाहित औद्योगिक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, संश्लेषित रसायन, मृत जंतुओं को जल में प्रवाहित करना, कृषि में रसायन का प्रयोग, ये मुख्य कारण है जल प्रदूषण के। और इन सब में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है जल में प्रवाहित मल, यही मेन कारण माना जाता है जल प्रदूषण का। अगर 4 ऑप्शन आए इसमें एक ये हो तो आप टिक इसे कीजिएगा, यही मुख्य कारण है जल में प्रवाहित वाहित मल। आगे बात करते हैं मुख्य जल प्रदूषक कौन कौन से हैं, मतलब क्या डालने से जल में कौन सा जल प्रदूषक आता है। जैसे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये घरेलू सीवेज से आते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, ये घरेलू सीवेज, पशु अपशिष्ट, मृत पशु एवं पौधे, कारखानों से विसर्जन आदि से ये जल में घुले जाते हैं। पादप पोषक जैसे रासायनिक उर्वरक, वैसे पौधों के लिए तो जरूरी है, लेकिन अगर जल खेत में गया और खेत से तालाब में आ गया तो जल को प्रदूषित करते हैं उर्वरक। अगला है विषाक्त भारी धातु, उद्योग और कारखानों से ये धातु निकलती है और उसका विषैला पानी नदियों के जल में मिलने से नदियों का जल नदियों के जल में प्रदूषण हो जाता है, मतलब जल प्रदूषित हो जाता है। तलछट, ये मृदा का अपरदन है। आगे है पीड़ानाशी, ये एक तरह ऐसे बोलिएगा इंसेक्टिसाइड, मतलब दवाई, कीड़े मारने की दवाई, खरपतवार नष्ट करने की दवाई, उसे एक साथ बोला दिया जाता है। तो कीटों, कवकों तथा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन पीड़ानाशी बोलते हैं हिंदी में। रेडियोधर्मी पदार्थ मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो रेडियोधर्मी खनिजों का खनन हो रहा है जिससे जल प्रदूषण, मतलब यह भी एक जल प्रदूषण का कारण है। आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ डायग्राम भी लगाए हैं ताकि हम आपको समझा सकें। देखिए जल प्रदूषण में होता क्या है। मान लेते हैं कि कुछ कार्बनिक पदार्थ जल में घुल गए, तो जल में मौजूद बैक्टीरिया मतलब जीवाणु उसे अपघटित करेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक करेंगे दर्जा, अगर वो बायोडिग्रेडेबल हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर जल ठंडा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी केमिस्ट्री है इसमें। अगर जल ठंडा है
तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, 10 ppm के करीब। और जल अगर गर्म है, गर्मियों में तालाब का पानी, नदियों का पानी गर्म हो गया तो उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी पानी में, यानी कि 10 ppm बहुत कम तो पहले से ही थी और कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन घट जाएगी गर्मियों में। लेकिन बात हम नॉर्मल करेंगे। अगर जल में ऑक्सीजन है तो जल सही है, प्रदूषित नहीं है। आपने कार्बनिक पदार्थ या किसी घरेलू वाहित मल के थ्रू या किसी के थ्रू जल में कार्बनिक पदार्थ आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो उस पानी का ऑक्सीजन लेवल जो कि 10 ppm था और कम हो जाएगा, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जब पानी में बहुत कम ऑक्सीजन बचेगी तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो उसे डिकम्पोज करेंगे, जो बिना ऑक्सीजन के ही कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उनसे एक रसायन बनता है जिसमें बदबू आती है, स्मेल होती है। यही कारण है कि कुछ तालाबों में आपको बदबू भी आती है। तो ये सब था कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना। अब देखिएगा, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखना, जल के एक नमूने में से पढ़ के बताता हूं, जल के एक नमूने में निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया, इतनी डिमांड है इसमें पानी में। आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा, सुपोषण भी बुलाते हैं इसे। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। पोषक तत्वों से समृद्ध करना। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण से जलाशय में या जलाशय के जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। तालाब का पानी पूरा हरा हो जाता है, जैसे इस तालाब में आप देख सकते हो, ग्रीन। ठीक, काई सी जम जाती है ऊपर, यही यूट्रोफिकेशन है, सुपोषण है। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जलीय जीव में कंफर्टेबल नहीं रहते, मर भी जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है उनकी कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जल के अंतरराष्ट्रीय मानक। मैंने जल लिखा, यह है पेयजल, पीने योग्य जल के अंतरराष्ट्रीय मानक क्या हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्रदूषित जल में मरकरी होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, जिंक क्रोमाइट होता है और निकल भी होता है। आदि के अंश होने के कारण मिनीमाता जैसी दुर्घटना नहीं है, बीमारी का नाम है, को आमंत्रित करता है मिनीमाता। इसमें पेयजल की अंतरराष्ट्रीय मानक जिनका पालन होना चाहिए, भाई ये कितने अमाउंट में पेयजल में उपस्थित हो सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेटल, धातु, भारी धातु, इसकी टेबल में देखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय मानक क्या कहते हैं। पेयजल में निर्धारित सामान्य धातुओं की अधिकतम सांद्रता, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। देखिएगा धातु इधर लिखिए Fe। Fe का मतलब होता है, अगर आप रसायन आपने नहीं पढ़ी है, विज्ञान के छात्र नहीं है, तो Fe का मतलब आयरन, लोहा, ऐसे बोलते हैं। आयरन कितना होना चाहिए? 0.2 ppm। देखो यूनिट ऊपर लिखिए, ppm हो या मिलीग्राम पर लीटर हो। डेसीमीटर क्यूब को हम बुलाते हैं लीटर पर लीटर, हो गया -3 है। तो Fe कितना है? 0.2। मैग्नीज कितना हो? ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैग्नीज 0.05 से ज्यादा नहीं। एल्यूमिनियम 0.2, आयरन और एल्यूमिनियम बराबर 0.2 से ज्यादा नहीं। कॉपर की सांद्रता 3 तक हो सकती है, 3 ppm, ये तो इन तीनों से ज्यादा है अभी तक। और जिंक सबसे ज्यादा हो सकता है 5 ppm तक, सबसे ज्यादा जिंक 5 ppm तक हो सकता है, कॉपर 3 ppm तक हो सकता है, आयरन और एल्यूमिनियम 0.2 ppm तक हो सकते हैं, मैग्नीज 0.05 ppm हो सकता है अधिकतम, और कैडमियम सबसे कम, ये पॉइजन की तरह ही है, 0.005। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसकी? कैडमियम की, 0.005। तो एक टेबल है, इतने में जो भारी मेटल्स हैं इससे ज्यादा अमाउंट में होने नहीं चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। यहां हमने ये दिया है कि अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ की चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद ही नोट्स बनाएं, ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने। नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाने कि जल प्रदूषण के कारण क्या हैं। अब हम जानेंगे जल प्रदूषण के निवारण क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये है वाहित मल, घरेलू अपमार्जक और प्रदूषित जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों को आबादी से दूर प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन अब तो हर जगह ही आबादी दिखती है। तीसरा, जिन तालाबों का पानी मनुष्य या जानवर पीते हैं उनमें कपड़े या गंदी वस्तुएं नहीं धोनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, खेत में अगर कीटनाशक दवाओं का या फिर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशय में बहकर ना जाए। खैर आज तो जलाशय से शायद ही कहीं पानी पीता हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां ऐसा होता है, पिछड़ापन काफी ज्यादा है। तो ये था जल प्रदूषण। अगले वीडियो में इस वाले टॉपिक में एक तो मृदा प्रदूषण बचा है और एक रेडियो एक्टिव विकिरण प्रदूषण बचा है, वो होगा। और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपाय जो प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए वो है पॉइंट होगा। तो ज्यादा नहीं, 3 या 4 लेक्चर में ही कवर अप हो जाएगा और उसके बाद इसके क्वेश्चंस होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ यूपीएचईएससी के लिए जीके पढ़ने के लिए और यूपीएचईएससी की अपडेट के लिए। धन्यवाद।